नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, एक बात साफ है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले हो गए। एक जमाना था, इनको शिवसेना बीजेपी के गठबंधन में बड़ी कीमत थी, बड़ी शोहरत थी उनकी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अडवाणी से लेकर अमित शाह, मोदी तक मातोश्री पर पहुंच जाते थे। लेकिन जब बाला साहब थे तब, उसके बाद भी 2014 के बाद भी शिवसेना जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थी, तो अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता भी मातोश्री पहुंच जाते थे। बीजेपी के साथ, शिवसेना के साथ गठबंधन में जब सीट का बंटवारा करना है या कुछ चर्चा करनी है, चुनाव के बारे में कुछ निर्णय लेने हैं, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से मुंबई आकर मातोश्री पर पहुंच जाते थे। आज वो शोहरत उद्धव ठाकरे के पास बची नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की लालच के लिए एक गलत कदम उठाया और शरद पवार के साथ चले गए, जिस शरद पवार के साथ उनके पिताजी ने बहुत सालों से दोस्ती रखी, लेकिन पर्सनल दोस्ती रखी। पॉलिटिक्स में शरद पवार से कभी भी हाथ नहीं मिलाया, कभी भी हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि बाला साहब मानते थे कि कितना भी दोस्त हो, ये कब दगा देगा उसका पता नहीं। इसलिए बाला साहब हमेशा राजनीति में शरद पवार से 4 कदम अलग रहे, दूर रहे। उद्धव ठाकरे लालच में यही बात भूल गए और वहीं से उनका अधःपतन शुरू हो गया। आज ऐसे मोड़ पर उद्धव ठाकरे आ पहुंचे कि उनको ना कांग्रेस कीमत दे रही है, ना शरद पवार उनको पूछ रहे। उल्टा कांग्रेस हो या शरद पवार हो, दोनों मिलकर उद्धव ठाकरे का रास्ता बिल्ली जैसा काटने की कोशिश करते हैं। अब करे तो क्या करे, वापस जाने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि एक बात, शरद पवार हो या कांग्रेस हो, इन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद उनसे जो जो काम करवाए, वो बीजेपी के दुश्मनी बढ़ाने के लिए किए। पिछले 4, 5, 4.5 साल से हम देख रहे कि उद्धव ठाकरे हर दिन अपने पेपर मुखपत्र जो सामना से या किसी मंच पर खड़े होकर हमेशा बीजेपी को गाली देते रहे। एक बार तो उन्होंने बता दिया कि बीजेपी के साथ रहकर 25 साल में शिवसेना सड़ गई, बोल दिया उन्होंने। इसके पहले जो पिछला बीएमसी का, मुंबई महापालिका का चुनाव हुआ था, उसके प्रचार में उद्धव ठाकरे ने बोला था शिवसेना बीजेपी के साथ रहने के कारण 25 साल में सड़ गई। और उसके बाद भी देखो, दोस्त कैसा होता है समझना जरूरी है। अगर आप दोस्त नहीं समझोगे तो आपको दुश्मन कौन है उसका भी पता नहीं चलता। 2017 में जब बीएमसी के, मुंबई महापालिका के चुनाव होने वाले थे, उस वक्त उद्धव ठाकरे ने यह बोला था कि शिवसेना बीजेपी के साथ सड़ गई। लेकिन उतना उतना गाली गलौज करने के बाद भी और अलग अलग लड़ने के बाद भी बीजेपी के 82 नगर सेवक पार्षद चुनकर आए थे बीएमसी में, और उद्धव ठाकरे के सिर्फ 2 पार्षद ज्यादा आए थे, 84 और 82। तो मेयर किसका बनेगा, इस पर बड़ा बवाल मचा था, गजब हुआ था। फिर भी आखिरी मोमेंट पर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के टॉप लीडर थे, उन्होंने घोषित किया कि मेयर तो शिवसेना का बने। हम सत्ता में हिस्सा नहीं लेंगे बीएमसी के, बीच शिवसेना को सपोर्ट करेंगे। इसको दोस्त बोलते, दोस्त, इसको दोस्त बोलते। अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद भी
बीजेपी दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन उद्धव उसका मतलब नहीं समझ पाए, मतलब नहीं समझ पाए। आपने देखा 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर 56 विधायक चुनकर आए, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ चले गए। क्या शरद पवार ने उनको आसानी से सपोर्ट दिया था? बिल्कुल नहीं। अच्छे अच्छे मंत्रालय अपनी पार्टी के लिए शरद पवार ने उठाए। उद्धव ठाकरे के पास मुख्यमंत्री पद था, लेकिन निर्णय लेने के अधिकार सब शरद पवार के जो मंत्री थे उनके पास चले गए थे। यानी मुख्यमंत्री पद देने की बड़ी कीमत शरद पवार ने वसूली और उद्धव ठाकरे ने दे दी थी। और 4-5 साल पीछे हम जाकर देखते हैं तो बीएमसी में जितने पार्षद शिवसेना के थे, मानो उतने ही बीजेपी के थे। फिर भी कोई भी पद ना लेते हुए बिना शर्त सपोर्ट शिवसेना को किया था। इसको दोस्त और दुश्मन का फर्क बोलते हैं। लेकिन ये समझने के लिए दिल और दिमाग ठिकाने पर चाहिए। उद्धव ठाकरे ये नहीं समझ पाया। जब तक आपका कुछ फायदा उठाना है, जब तक आपके कारण हमारा कुछ निकलने वाला है, उपयोग है, तब तक शरद पवार आपको साथ रखते हैं। और एक बार अपना उल्लू सीधा हो गया, अपना काम निकल गया, तो उसके बाद शरद पवार ने आज तक बहुत सारी पार्टियां और नेताओं को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये इतिहास सामने है। लेकिन जो लालच में आ गया है, ऐसे व्यक्ति को हम कुछ समझा नहीं सकते। जो पिता समझा था वो बेटा नहीं समझ पाया। और इसी कारण अगर आज उद्धव ठाकरे की हालत खस्ता है, वो बोलते ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना हिंदुत्व का रहा, ना मुस्लिमों का हो पा रहा है, ना हिंदुत्ववादी रहे, ना सेक्युलर बन पा रहे। इतनी बुरी हालत में, और जाए तो जाए कहा, समझे ना कौन यहाँ, ये गाना है ना, उसी हालत में आज उद्धव ठाकरे है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव लड़े तो कैसे लड़े। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार उनको साथ रखते हैं, लेकिन इज्जत जितनी चाहिए उतनी नहीं दे रहे हैं। और इसलिए इस झमेले से बाहर निकले तो कैसे निकले, ये उद्धव ठाकरे तय नहीं कर पा रहे। और उन्होंने पिछले 5 सालों में संघ से लेकर बीजेपी के एक एक नेता को इतनी गालियां दे रही है, दे दी है, कि वापस लौटने का रास्ता खुद ही बंद कर दिया है, खुद ही बंद कर दिया है। तो ऐसे बहुत पेचीदा सिचुएशन में उद्धव ठाकरे फंसे। तो इनको यहां से कौन निकाल सकता है, ये भी सोचना जरूरी है। अगर हम राजनीति का विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, तो ये भी देखना पड़ता है कि ऐसी सिचुएशन में उद्धव ठाकरे को बाहर निकालने वाला कौन हो सकता है। तो भूलिए मत, 1-1.5 महीने पहले की बात है, कई भाषण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बताई थी, अगर बहुत बड़े संकट में उद्धव ठाकरे फंस जाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले मदद करने वाला मैं रहूंगा, यानी नरेंद्र मोदी रहेंगे। ये बात याद रखिए। किसने कही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, जब उनके पास मदद मांगने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे भी नहीं थे, ना उसका कुछ सिग्नल दिया था, फिर भी नरेंद्र मोदी ने बोल दिया था कि अगर जरूरत हो और बड़ी संकट में उद्धव ठाकरे रहेंगे तो मैं उनकी मदद करूंगा। ये तो पब्लिकली उन्होंने बोला था। उसका मजाक भी उड़ाया गया। फिर उद्धव ठाकरे ने भी मजाक उड़ाया कि मैं भी नरेंद्र मोदी को मदद करूंगा। अरे आप क्या मदद करेंगे? आपके पास है क्या?
उद्धव ठाकरे रोज उठकर कभी मंच पर खड़े हो जाते और बोलते देने के लिए मेरे पास आज कुछ बचा नहीं, हाथ फैलाकर बोलते मेरे हाथ में आज कुछ देने के लिए है ही नहीं। और दूसरी तरफ बोलते कि प्रधानमंत्री को अगर कुछ मदद चाहिए तो मैं भी उनकी मदद देने के लिए तैयार हूं। अजीब अजीब बात है। आपके लिए मदद देने, आपके पास मदद देने के लिए है ही क्या बचा है? आप अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, अपनी पार्टी का नाम तक नहीं बचा पाए, ना कि चुनाव चिन्ह बचा पाए, और बोल रहे कि प्रधानमंत्री को अगर जरूरत है तो मैं भी उनकी मदद करूंगा। क्या करोगे? क्योंकि आज इनकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि समझ नहीं पा रहे कि इस चक्रव्यूह में फंसा हूं तो निकलूंगा तो कैसे निकलूंगा। क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी, दुर्योधन और दुशासन, इनको चक्रव्यूह में फंसाकर उनका बलि लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे, बिल्कुल तैयार बैठे। जो महायुति में रोब था उनका, वो बचा नहीं है। इनको समझाने के लिए दिल्ली से बीजेपी के बड़े बड़े नेता आया करते थे। आज कांग्रेस या एनसीपी का कोई नेता इनके घर में आता नहीं, मातोश्री पर आता नहीं, या ये रोते हैं, सर पटकते हैं तो समझाने की कोशिश भी नहीं करता। ऐसे में शायद मुझे लगता है कि यही तो सिग्नल नरेंद्र मोदी ने दिया है कि भैया सब जगह से हार जाओगे तो आ जाओ मेरे पास, शायद मैं बचा सकता हूं। और बचाने के लिए जो जो करना है वो भी करूंगा, पुरानी याद लेकर, बाला साहब की मेहरबानी लेकर। क्योंकि एक बात है, बाला साहब ने बोली है और आपको वो यूट्यूब पर मिल भी जाएगा। जब गुजरात में दंगे हुए थे 20-22 साल पहले, उसके बाद बीजेपी की उस वक्त की टॉप लीडरशिप अडवाणी वाजपेयी मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, क्योंकि एनडीए के साथी जयललिता, चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने आग्रह किया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद से मोदी को हटाओ। रामविलास पासवान जैसे साथी मोदी को हटाने की मांग लेकर खड़े हुए, और जब हटाया नहीं गया तो एनडीए छोड़कर कांग्रेस के पाले में चले गए थे। ऐसे समय में एक ही नेता जो बीजेपी का नहीं था, सहयोगी पार्टी का था, उसका नाम था बाला साहब ठाकरे, वो खड़े हुए थे। जब उनसे मिलने अडवाणी आ गए थे कि भाई ऐसी चर्चा चल रही है पार्टी में कि मोदी को गुजरात से हटाया जाए, तब बाला साहब ठाकरे में मुंबई के मेयर बंगले में जो मीटिंग हुई, उधर अडवाणी को साफ साफ बता दिया कि बिल्कुल नहीं हटाना। अगर मोदी को गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप से हटाओगे, गुजरात गया मोदी, गया गुजरात गया। ये उनका वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि मोदी आज भी उसको उपकार मानते हैं, क्योंकि उनके पार्टी के भी बड़े बड़े नेता मोदी के पीछे सामर्थ्यशाली होकर खड़े नहीं हुए थे। उस वक्त शिवसेना के संस्थापक अध्यक्ष, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बिन शर्त उनके पीछे खड़े हो गए थे कि मोदी को नहीं हटाना। और ये उपकार जानकर ही मोदी जब बोलते हैं कि अगर उद्धव संकट में है तो उसको मदद का हाथ जरूर दूंगा, क्योंकि वो बाला साहब का बेटा है। बाला साहब का बेटा होने की कीमत कितनी होती है ये खुद उद्धव ठाकरे नहीं जानते, जो मोदी जी जानते हैं। आज भी अगर इतना गाली गलौज होने के बाद मोदी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करना चाहते हैं या मदद करना चाहते, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि वो बाला साहब ठाकरे का बेटा है। और ये रोज रोता है मेरा बाप चोरी किया, मेरी पार्टी चोरी की। इसको बाप क्या है पता नहीं। जिस मोदी को गाली दी वो मोदी आज भी उद्धव ठाकरे की मदद कर सकते हैं और खुले आम बोलते हैं अगर संकट में है तो सबसे पहले मैं मदद करूंगा।
लेकिन सिचुएशन में उद्धव ठाकरे ने खुद को ऐसी परिस्थिति में, ऐसे माहौल में उद्धव ठाकरे लेकर गए हैं कि उसमें उनकी उनको कोई मदद करे तो वो मुश्किल में आ जाएगा। और फिर भी मोदी ऑफर कर रहे कि अगर संकट में हो तो मैं मदद करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की फितरत ऐसी है कि वो मदद कैसी लेनी है वो भी उनका दिमाग चलता नहीं है। वो नुकसान करने वाले के पास पहुंच जाएंगे लेकिन मदद करने वालों को लात मारेंगे। आज भीषण संकट में उद्धव ठाकरे फंसे हैं, उनकी हालत खस्ता हुई है। दूसरे किसी ने, ना एकनाथ शिंदे ने की है, ना बीजेपी ने की है, ना देवेंद्र फडणवीस ने, या ना अमित शाह ने की है। उद्धव ठाकरे की बुरी हालत खुद उद्धव ठाकरे ने की है, उनके बेटे ने की है। और आज भी नरेंद्र मोदी उनके लिए एसेट है, उनके लिए फायदेमंद जगह है। लेकिन ये भी समझने के लिए जितना दिमाग चाहिए वो उनके पास शायद नहीं है, शायद नहीं है। एक बात होती है, हमारे देश में बोला जाता है, सुबह का भूला शाम को लौटे तो उसके भूला नहीं कहना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वही बड़ा मन नरेंद्र मोदी के पास है और झूठा मन उद्धव ठाकरे के पास है। अटल जी की कविता याद आती है, झूठे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उद्धव ठाकरे बिल्कुल उस लाइन का जो आशय है वहां तक पहुंच गए, इसलिए उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अहंकार में वो इतने डूबे हैं कि वहां से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए कौन लात मार रहा है और कौन मदद का हाथ आगे कर रहा है, ये समझने के लिए जितना दिमाग चाहिए वो भी वो अब गवा बैठे हैं। पिछले अगले 2-3 महीने में क्या क्या होता है वो देखेंगे। आज मैं यही रोकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।